दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अमित और हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें हमने पिछले 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि परीक्षाओं की दृष्टि से कौन सी खबरें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं और उन खबरों के ना केवल जो करंट इशू हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, बल्कि उनको आधार बनाकर हम ट्रेडिशनल नॉलेज को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए उसी क्रम में हम अगली कड़ी को शुरू कर रहे हैं। वह है उसका पहला सवाल आज हम ले रहे हैं। देखिए शुरू करें। हाल ही में लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। जब भी आपको परीक्षा में यहाँ दे रखा हो सही कथन का चयन करें या गलत कथन का चयन करें, तो उसको आप मार्क कर लें, ताकि जो गलत सवाल गलत होने की जो संभावना है वो बेहद कम हो जाए। तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है मणिपुर में। आपने पिछले दिनों देखा है कि मणिपुर में मैती और वहाँ की जो नागा जनजाति है, कुकी जनजाति है, उनके बीच में एक विस्फोटक संघर्ष आपने देखने को मिला था। जो मैती जनजाति है, दरअसल दोस्तों एक बार इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ये भारत का नक्शा है और इसमें ये क्षेत्र है मणिपुर का। ये क्षेत्र मणिपुर का है, जिसकी सीमाएं इधर लगती हैं म्यांमार से। म्यांमार से इसकी सीमाएं लगती हैं। और ये जो मणिपुर का क्षेत्र है, इसका कुछ क्षेत्र मैदानी है और कुछ क्षेत्र पहाड़ी है। जो मैती क्षेत्र है वो एक मैदानी क्षेत्र है जहां मैती जनजाति रहती है, और कुछ पहाड़ों के ढलानों पर जो जनजाति रहती है, जो आपके जो स्लोप हैं पहाड़ों के, उनको हम वैली का ऊपरी हिस्सा कहते हैं, तो वहां कुकी जनजाति रहती है। दरअसल संसाधनों को लेकर मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि उपजाऊ भूमि होती है और वहाँ की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा समृद्ध किसान देखने को मिलते हैं। तो दोनों में भूमि के संसाधनों को लेकर एक टकराव हुआ और वो टकराव इतने बड़े पैमाने पर पहुंचा कि वहाँ मानवीय गरिमा को भी चोट पहुंचाई गई। और उसके बाद हमने वहाँ भारत की जो केंद्र सरकार है, वहाँ देखा गया कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो राष्ट्रपति शासन लगाने पर, प्रेसिडेंट रूल लगाने के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोविजन करता है, ये बात हमसे इस सवाल में पूछी गई है। पहला सवाल कहता है कि क्या भारत के संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी के प्रोविजन है? तो हाँ, ये बात ठीक है, भाग 18 इमरजेंसी के प्रोविजन करता है। भाग 17 जो बहुत खास है, वो भारत में जो आपकी राजभाषा है उसके बारे में प्रोविजन करता है, और भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी के बारे में प्रोविजन करता है। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहां से आगे चलें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के सफल नहीं विफल हो जाने पर, कि विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल, यदि ये पूछा जाए कि क्या कौन सा आधार होगा राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने का, तो एक आधार बताया गया है और वह है संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता है, तो उस विफलता के बाद प्रेसिडेंट चाहे तो अपने मंशा से और चाहे तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा सकते हैं। तो ये बात भी ठीक है। फिर कहता है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जानी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये गलत कथन है। ये गलत कथन इस मायने में है कि जब राष्ट्रपति या तो राज्यपाल की सलाह से या खुद ही अपनी मंशा से, यदि उनको ऐसा आ, अनुमान हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो जैसे ही वो घोषणा करते हैं, उनकी घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से, वो लोकसभा वो राज्यसभा, दोनों हाउसेज से इसका अनुमोदित होना, इसकी स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। लेकिन यह अवधि 1 माह नहीं है दोस्तों, यह अवधि 2 माह है। 2 माह है। 1 माह का जो पीरियड है
वो लागू किया गया है नेशनल इमरजेंसी के केस में। यदि यदि नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो 1 माह के भीतर भीतर दोनों सदनों से अनुमोदित होना जरूरी है और उसके बाद वो कंटिन्यू होगा। अगर दोनों सदनों से अनुमोदित नहीं होता, दोनों सदन उसको पारित नहीं कर रहे हैं, वो विफल हो जाता है, तो वह नेशनल इमरजेंसी वहीं समाप्त हो जाती है। तीनों केसेस में समझें, जब आप राष्ट्रीय आपात की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, देन वी कैन से वी हैव टू वन मंथ, हमारे पास 1 मंथ लेना पड़ेगा हमें, किसके लिए? अनुमोदन करने के लिए। और अगर आप स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो हमें चाहिए 2 मंथ, किसके लिए? संसद के दोनों सदनों से अनुमति लेने के लिए। और यदि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे दोस्तों, तब भी आपको 2 महीने चाहिए, किसके लिए? संसद के दोनों सदनों से अनुमति लेने के लिए। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, 122 से 122 से ध्यान रखें, नेशनल इमरजेंसी के बारे में 1 महीना, और ये स्टेट इमरजेंसी जिसे आप प्रेसिडेंट रूल कह रहे हैं, और दूसरा जिसे आप कह रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात कह रहे हैं, इन दोनों के केस में 2 महीने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के बाद बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। इसी क्लोज के माध्यम से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 माह बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता है। यह केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, उनकी सिफारिश पर नहीं बढ़ाया जाता है। पहला सवाल ये होता है, आप समझे? तो इस सवाल की जो गलती हमने पकड़ी, वो पकड़ी 1 माह। ये 1 माह कह रहा था, यह है 2 माह की बात यहां होती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पॉलिटी का ये एक सवाल मान सकते हैं इसे। अगला सवाल मणिपुर से ही बनाया गया है, क्योंकि मणिपुर चर्चाओं में है, तो हो सकता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर या उसकी जो अन्य फीचर्स हैं उनको लेकर कोई सवाल पूछा जाए। उसमें पहला सवाल है, मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकटक झील, जो लोकटक झील है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चुनाव करें। यह सवाल दोबारा से आपसे गलत कथन पूछ रहा है लोकटक झील के बारे में। तो पहला तो इस सवाल से ही यह बात कंफर्म हो गई है कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। ठीक है, दूसरी बात, यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? नहीं, खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों, यह मीठे पानी की झील है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। उसके बाद लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक, नहीं, ब्रैकिस वाटर लेक नहीं है दोस्तों, ये पानी की, मीठे पानी की झील है। यह अपने जल की सतह के ऊपर तैरती हुई फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। फुमदी का मतलब होता है एक तरह की वनस्पति है जो पूरे जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत खास महत्व रखती है। तो इस झील के ऊपर फुमदी के लिए जाना जाता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम भाग में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। अगर पूछा जाए कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां है, तो आप बताएंगे यह मणिपुर में है, और मणिपुर में भी लोकटक झील के भीतर है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील में अवस्थित है। अगला, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है वह संगाई हिरन का अंतिम प्राकृतिक आवास है। बिल्कुल, बहुत खास सवाल है। संगाई हिरन है जो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया है, दुनिया में नहीं पाया जाता, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। चिड़ियाघरों में इसको संरक्षित कंजर्व किया गया है, लेकिन नेचुरली पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो पाया गया जाता है इस झील में, लोकटक झील में। तो यहां से हमने जो गलत कथन इसका पकड़ा, वो हमने कहा, रोंग स्टेटमेंट जो हमने पकड़ा, वह कहा कि पूर्वी भारत के सबसे बड़ी झील तो है, लेकिन खारे पानी की नहीं, यह मीठे पानी की झील है। यह बात यहां आपने समझी। लगे हाथ एक बात समझ लेते हैं दोस्तों, यहीं पर, यही एक बात समझिए,
कई बार आप लोग देखते होंगे, आपको ये बात विचार करते हैं आप इस बात पर कि एक सेकेंड, तो इसमें हम देख रहे हैं, यहां आप एक बात देख रहे हैं, दूसरी दूसरी आपको बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो है राष्ट्रीय पार्क, जिसे आप नेशनल पार्क कहते हैं, और एक शब्द मिलेगा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे आप वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक शब्द मिलेगा आपको बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तीन शब्द में आपको अंतर बता रहा हूं, कहीं आपको मिलेगा राष्ट्रीय पार्क, कहीं आपको मिलेगा वन्य जीव अभ्यारण्य, और कहीं मिलेगा आपको बायोस्फीयर। तो ध्यान से समझिए, जब किसी देश की सरकार किसी एक विशेष जाति को, विशेष जाति वो जो वन्य जीव है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसकी किसी एक जाति को, कोई हिरण को बचाना चाहता है, कोई एक सींग वाले गैंडे को बचाना चाहता है, जब किसी एक जाति को बचाने के लिए किसी क्षेत्र को प्रोटेक्ट करती है, वहां तारबंदी करती है, वहां बाहर से आने वाले लोगों को भीतर जाने की मनाही करती है, चारा काटने की मनाही करती है, लकड़ी काटने की, इस तरह की कोई बात है। लेकिन खास क्या है कि एक विशेष प्रजाति को जब लेकर और उसको कंजर्व कर दिया जाता है, तो उसे वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब आप नेशनल पार्क कहते हैं, तो नेशनल पार्क में ना केवल वाइल्ड लाइफ को, ना केवल वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है दोस्तों, साथ ही साथ वहां जो एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है, या इसको ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा डिटेल में समझिए कि ना केवल बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट को भी कंजर्व किया जाता है। जब बायोटिक कंपोनेंट की बात करी तो इसमें आपके वन्य जीव आ गए, वाइल्ड लाइफ आ गई, और जब आप इसकी दूसरी बात करी वन्य जीव के अलावा, तो आपने कहा कि पेड़ पौधे आ गए, ये भी बायोटिक है। तो वन्य जीव में जीव हो और उसके अलावा पेड़ पौधे हों, ये दोनों बात बायोटिक की कर रहे हैं। और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट की जब बात कर रहे हैं, तो इसमें हम हवा की बात करेंगे, इसमें पानी की बात कर रहे हैं, इसमें झील की बात करेंगे, इसमें पत्थर की या पहाड़ की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे। इन सारी चीजों को कंजर्व करने की जब बात की जाए, यहां केवल एक विशेष प्रजाति की बात हो रही है, यहां विशेष प्रजाति नहीं, पूरा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को, यानी कि पूरे एनवायरमेंट को बचाने की बात हो रही है, तो उसे नेशनल पार्क कहते हैं। तीसरी अवधारणा जो आपके पास कंसेप्ट निकल कर आता है, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा कंजर्वेशन एरिया होता है, एक ऐसा कंजर्व किया, यूनेस्को के चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें पूरे विश्व में कहीं भी कोई ऐसा एरिया हो जहां किसी बायोटिक कंपोनेंट को कंजर्व करना हो, एबायोटिक कंपोनेंट को कंजर्व करना हो, प्लस वहां रहने वाली किसी ट्राइब को कंजर्व करना हो, तो तीनों को तीनों कंजर्व करने के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। ये यूनेस्को का 1981 में एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB करके एक प्रोग्राम है। उसके आधार पर यूनेस्को दुनिया के अलग अलग देशों में बायोस्फीयर रिजर्व को निर्धारित करता है, घोषित करता है। तो ये बात हो गई बायोटिक, एबायोटिक और ट्राइब को लेकर, ये हुआ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व वैसे ध्यान रखने के लिए भी एक बड़ा सा एरिया होता है, जिसके भीतर कई सारे नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, जिसके भीतर नेशनल पार्क के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। ठीक है, एक ये बात हुई। तो ये हमने देखा यहां पर कि क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, क्या ये सब चीजें होंगी, इन बातों पर आपने विचार किया। यहां से आगे बढ़े, जब यहां से आगे आएंगे, और एक बात और है कि भारत में फिलहाल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 को मान्यता दी है आपकी भारत सरकार, यूनेस्को ने। ठीक है, भारत सरकार के भीतर घोषित किए गए 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 को यूनेस्को के प्रोग्राम के भीतर मान्यता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 12 में जो भी योजनाएं चल रही होंगी, जो भी कंजर्वेशन के लिए पैसा लग रहा होगा, उसके लिए फंडिंग करने की एक जिम्मेदारी यूनेस्को की भी होगी। ठीक है, ये बात हो गई। यहां से आगे चलिए, चलो तो तीसरा सवाल लेते हैं।
तीसरा सवाल जो बहुत खास है, आज के अखबारों की बड़ी सुर्खी बना है, ये फ्रंट पेज पर ही हमने देखने को मिला है। क्या कह रहा है कि हाल ही में थाईलैंड के पीपर हवा थाईलैंड से पीपर हवा के कुछ अवशेषों को भारत लाया गया है। इस संदर्भ में पीपर हवा स्थल जो यूपी में स्थित है, यह बौद्ध स्थल किनसे जुड़ा हुआ है? तो पहली बात तो यह है कि जो पीपर हवा स्थल है ये उत्तर प्रदेश में है, और इस स्थल की कुछ कुछ चीजों को, यहां से कुछ चीजें खनन करके यहां रखी गई कुछ चीजों को थाईलैंड ले जाया गया, क्योंकि दोस्तों थाईलैंड भी बौद्ध धर्म को संरक्षित करने वाला एक प्रमुख देश है। तो देखिए, उनको वापस लाया गया है। तो ये कह रहा है कि किससे संबंधित है? क्या ये अशोक सम्राट द्वारा निर्मित स्तूप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध भगवान की हड्डियों और रत्नों का प्राचीन अवशेष स्थल है। सही बात है। बुद्ध की मृत्यु का स्थान है? नहीं, ये तो नहीं, कुशीनगर में हुई थी। महावीर जयंती का स्थान है? ये भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या ये पीपर हवा जो है, ये पीपर हवा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, पहली बात। और दूसरी बात किस लिए फेमस है? कि यहाँ बुद्ध भगवान की हड्डियां और रत्न थे, और इन रत्नों को कहाँ ले जाया गया था? थाईलैंड ले जाया गया था। और हाल ही में थाईलैंड ने इनकी भारत को वापसी की है। ये सवाल यहां से बन सकता है। तीसरा सवाल, अगर इस बात को यहीं पर आप समझना, दूसरी बात समझना चाहे ना, तो ये जो स्तूप की बात हो रही है या भगवान बुद्ध की बात हो रही है, तो भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग दिए, किसको? 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य बताए कि दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख का कोई ना कोई निवारण है, और दुख का जो कारण बताया उसको तृष्णा बताया, और जो निवारण बताए वो अष्टांगिक मार्ग बताए कि सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक व्यायाम हो। इस तरह के उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ठीक है दोस्तों, खैर यहां से आगे चलें। ये हम हिस्ट्री में, आप लोग जो क्लास चल रही है उसमें लगातार देख ही रहे हैं अपनी इन सारी बातों को। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको मैपिंग की क्लास में। ये क्या है कि हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर कहां है ये प्रायद्वीप? तो बताया रूस में है। 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। इस संबंध में इस प्रायद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले एक बार कामचटका प्रायद्वीप की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं, ये कहां है, ठीक है? उसके बाद हम समझेंगे। तो देखो, अगर आप भारत की लोकेशन देखो, यहां ये भारत है, इधर साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा, ये चाइना, और चाइना के ऊपर ये रशिया हो जाएगा, और ये रशिया इधर जाते हुए ये यूराल पर्वतमाला, और यूराल पर्वतमाला से यहां हम पहुंचे। देखो ध्यान से समझना, ये जो हिस्सा हुआ ये तो हुआ पश्चिम एशिया का, ये हिस्सा हुआ ऊपर रशिया का, ये हिस्सा हुआ नीचे भारत का, ये चीन का, ये रशिया का। तो रशिया का जो ये हिस्सा है ना, ये, इसको हम कामचटका प्रायद्वीप कह रहे हैं। प्रायद्वीप का मतलब, पेनिनसुला का मतलब होता है कोई भी पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, विच इज सराउंडेड बाय वाटर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। जैसे आप भारत के ये जो सदर्न पार्ट है ना, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इसको हम कह रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम भारत का प्रायद्वीप या हिस्सा कहते हैं। तो जब हमने कहा कामचटका प्रायद्वीप, तो रशिया का ही एक पार्ट है कामचटका प्रायद्वीप, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कोई तकलीफ नहीं, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। हाँ, शामिल किया गया। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूएन की ही एक बॉडी है जो दुनिया में कल्चरल साइट को, नेचुरल साइट को, जो पूरे विश्व के महत्व की हैं, उनको बचाने के लिए काम करती है, उनको बचाने के लिए फंड देती है। यह प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, बिल्कुल रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर क्या है कि जो भारत का आपने अभी देखा, एशिया का हिस्सा देखा, इधर ये एशिया है, इधर ये नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका और ये जो एशिया के बीच का ये जो हिस्सा पड़ता है, यहां बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, कई सारे अर्थक्वेक आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। उनकी वजह से ऐसा लगता है कि लगातार जो समुद्र है, इस ओशन में लगातार
प्रकाश स्तंभ खड़े हो रहे हैं, लाइट हाउस खड़े हो रहे हैं, लगातार इसमें लाइट चलती है, आग निकलती रहती है। तो क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा गोलाकार है तो इसे रिंग ऑफ फायर कहा, आग का क्षेत्र कहा, आग का एरिया कहा। तो बिल्कुल, क्योंकि इधर ये कामचटका प्रायद्वीप है और कामचटका प्रायद्वीप के आसपास ही ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तो ये तो देखेंगे कि यहाँ लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ही तो यहाँ 8.8 जो इंटेंसिटी है उसका भूकंप आया है। प्रशांत महासागर इसका पश्चिमी तटीय हिस्सा है। नहीं दोस्तों, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर मिलता है। इसके पश्चिम में अगर आप आएंगे तो पश्चिम में आपको ओखोटस्क सागर मिलेगा, ओखोटस्क सागर मिलेगा, ना कि ये सागर आपको मिलेगा पूर्व में। ठीक है, तो ये आपने कहा कि प्रशांत महासागर इसका पश्चिमी तटीय हिस्सा है। पश्चिमी तटीय हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये पूर्वी तटीय हिस्सा है। ये ईस्टर्न जो वेस्टर्न कोस्टल पार्ट नहीं है, ये ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री इसकी बनेगी। ठीक है, यहां से हम बात अपनी 3 को काटेंगे, 3 को काटा, 3 को काटा, 3 को, तो यहां हम आए। ठीक, ये बात हुई। तीसरा सवाल हमने लिया, चौथा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर YouTube देखने को लेकर प्रतिबंध लगाया है? आज के अखबार की ये सुबह की खबर है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की। ये ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनका कहना है कि जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, उस शिक्षा नीति को, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसके लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रही है सोशल मीडिया पर जो हवा चल रही है। सोशल मीडिया पर बच्चे, जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हुआ कोरोना के बाद में, कोरोना किसी एक देश की सीमा का तो मुद्दा नहीं है, उसका जितना प्रसार डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल एजुकेशन का हुआ, कई सारे देशों में डिजिटल डिवाइड की भी समस्या है, लेकिन जहां जहां डिजिटलाइजेशन हुआ, कई जगहों पर बच्चों की एजुकेशन पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा। उस नेगेटिव प्रभाव को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को वरीयता देते हुए हाल ही में एक राजकीय आदेश जारी किया है, जिसे कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब जो है यूट्यूब नहीं देख पाएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम वो लोग अपने यहां बना रहे होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। सवाल 6 कह रहा है आपसे कि हाल ही में सिंगापुर में आयोजित विश्व तैराकी चैंपियनशिप, तो विश्व तैराकी चैंपियनशिप जो अभी हो रही है, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन सिंगापुर, तो पहला सवाल तो यही होगा कि 2025 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई वह कहां हुई? तो आप बताएंगे सिंगापुर में। ये बात तो सवाल में ही शामिल है। वहां 200 मीटर की जो इंडिविजुअल मेडले प्रतियोगिता थी, उसमें किसने रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, इसमें रिकॉर्ड बनाया है फ्रांस के लियोन मार्श ने। लगभग 1 मिनट 52 सेकंड में इन्होंने 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा को कंपीट किया है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक था ना दोस्तों, वो अमेरिका के रयान लोक्टी का था। लगभग 1 मिनट 54 सेकंड का, इनका लगभग की बात कर रहे हैं, 54 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर लियोन मार्श ने 1 मिनट 52 सेकंड का अभी में हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है। तो इस सवाल को आप पूछें, देखें, क्योंकि जितने भी ये एग्जाम हमारे हो रहे हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम हैं, वो इस तरह के खेल के सवालों पर बहुत फोकस करता है। एक बार फिर, अगर भारत में अगर आप देखें कि ऐसा कौन नेशनल स्विमर कौन सा है, तो आप उसे कहेंगे कि भारत के श्री हरि नटराज हैं। ये भारत के श्री हरि नटराज हैं। तो 200 मीटर, ये भी ध्यान रखें कि 100 मीटर नहीं, 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें फ्रांस के लियोन मार्श ने प्रतिस्पर्धा को जीता है, इस कंपटीशन को जीता है। चलिए, अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछे जाने की बेहद संभावना है। इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में संभावना बनेगी, लेकिन सवाल की संभावना थोड़ा कंटेक्स्ट को लेकर बड़ी है। क्या कंटेक्स्ट इस बात का? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के संबंधों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, कंटेक्स्ट ये है बात का कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत की सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत ही नहीं, मेक्सिको के सामानों पर भी ऐसी ही स्थिति है। दरअसल ये घटना क्या है?
पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, सैन्य, आर्थिक, विभिन्न मामलों में सपोर्ट कर रहा है कौन? अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि रूस पर यूक्रेन की बढ़त के लिए रूस की आर्थिक रीढ़ को तोड़ा जाए। रूस की आर्थिक जो इकोनॉमी है उसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि उससे जो लोग ग्राहक सामान खरीदते हैं उन ग्राहकों को उस पर के पास जाने से रोका जाए। उसके पास जाने से रोकने के लिए उसने दो लोगों को चुना, वैसे तो तीन लोगों को चुना। कैसे? एक तो चीन को, एक भारत को और एक मैक्सिको को। और भारत और चीन को उसने एक तरीके से मौन धमकी दी कि यदि रूस के साथ आप सामान खरीदेंगे, रूस के साथ व्यापार करेंगे तो आपको भी टैरिफ भुगतने पड़ेंगे। और जो पिछला महीना है जून और जुलाई का, भारत ने जून में सबसे ज्यादा जो तेल का आयात किया है, जो इंपोर्ट किया है, वो किया है रशिया से। उसका कारण क्या बना? उसका कारण यह बना कि हाल ही में ईरान, सीरिया और अमेरिका के बीच में हमने एक तनातनी देखी। तो ईरान ने हार्मुज जल संधि पर कहा कि मैं इस पर प्रतिबंध लगाऊंगा। उस प्रतिबंध, और अमेरिका ने माफ कीजिएगा, इजराइल और ईरान के बीच हमने तनातनी देखी। इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पर, उसके समर्थन में आया अमेरिका, और अमेरिका ने जो ईरान का फोर्डो स्थल था, जो एक न्यूक्लियर वेपन का उसका साइट थी, वहां अटैक कर दिया। वो एक पहाड़ के नीचे था। इजराइल की जो अपनी अटैक करने की क्षमता है, जो विश्व में बेहतर मानी जाती है उसका मिसाइल सिस्टम, वो भी फोर्डो पर अटैक करने में सक्षम नहीं था। उसका अटैक करने पर, ईरान ने अटैक करने पर ईरान ने यह धमकी दी कि मैं ये जो हॉर्मुज वाटर स्ट्रेट है ना, इसको बंद कर दूंगा। उस चक्कर में हमने अपना निर्यात, जो हमारा आयात होना था तेल का, वह आयात इन खाड़ी देशों से कम करके हमने रशिया की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जब रशिया की तरफ शिफ्ट किया, उधर अमेरिका ने फिर कहा कि हम कह रहे हैं कि आप रूस से सामान ना खरीदें। अगर आप रूस से सामान खरीदेंगे तो आपको 25% टैरिफ का भुगतना पड़ेगा। अब जब 1 अगस्त से, कल से ये लागू हो रहा है 25% टैरिफ, तो भारत के सामान अगर 100 रुपए के आज तक बिक रहे थे, मान लेते भारत के एक लक्स साबुन है और वो बिक रही है अमेरिका में जाकर 100 रुपए की, दोस्तों कल से वह 125 रुपए की हो जाएगी। अगर 125 की हो जाएगी तो भारत के सामानों की बिक्री वहां कम हो जाएगी। और अगर सामानों की बिक्री कम होती है तो हम निर्यात कम कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, और हमारी डिपेंडेंसी लगभग 44 अरब जो डॉलर है उसकी है किस पर? अमेरिका पर। अभी इस मायने में आप इस सारे सवाल को, इस सारी कहानी के मायने में इस सवाल को समझे कि क्या बात है। ठीक है, आपको स्पष्ट हो गई। अब देखो, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है। बिल्कुल अधिशेष है भाई। क्यों अधिशेष है? लगभग लगभग हमारे से व्यापार करके अमेरिका 44 अरब डॉलर घाटे में रहता है। इसके सही मायने क्या है, सरल मायने क्या है? सरल मायने हैं कि लगभग हम 84 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं अमेरिका को, और उससे जो आयात करते हैं वो लगभग 40 अरब डॉलर के आसपास है। तो कुल मिलाकर व्यापार सरप्लस के, ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। तो अखबार ये कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हमारा ट्रेड सरप्लस है, इस ट्रेड सरप्लस के कारण अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा हो। तो एक सवाल तो ये, एक ऑप्शन तो ये ठीक हुआ। दूसरा, हाल ही में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यह भी सही बात है। तीसरा, भारत के निर्यात में लगभग 14% जो सर्वाधिक है, स्टोन मेटल और पल्स की भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। हम अपना जितना निर्यात करते हैं, मान लेते हैं हम 100% निर्यात किया, उसका लगभग 14% हम ये जो कीमती पत्थर हैं, मोती हैं और जो खनिज हैं, इनका निर्यात करते हैं। और लगभग 2.7%, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 2.7% अपने टोटल निर्यात का कम से कम 2.7% हम ट्रैक्टर भेजते हैं, मशीन भेजते हैं, इस तरह का हम टूल्स भेज रहे हैं। तो ये सवाल, इसके तीनों कथन ठीक है, तीनों कथन यहां ठीक है। इसको आप बेहद ध्यान से समझिएगा, क्योंकि किसी भी आगामी परीक्षा में ना आपको सवाल देखने की संभावना है। अरे दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है उसके साथ हम व्यापार सरप्लस की स्थिति में है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये।
अगली बात है, दिव्या देशमुख ने फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है? तो अखबारों में आप देख ही रहे हैं कि वो कोनेरू हम्पी है। और ये जो है महिला शतरंज विश्व कप जो हो रहा था, इसमें दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी के खिलाफ विश्व शतरंज को जीता है। महाराष्ट्र की रहने वाली लड़की है। तो ये एक सामान्य वन लाइनर खबर हो गई। यहाँ हमने आज के 8 सवालों को इसमें डिस्कस किया, और इससे अगली क्लास में हम बाकी सवालों को और अगली खबरों को देखेंगे। आज के लिए नमस्कार।